डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में टॉपिक होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो ध्यान देना किन्हीं दो जीवधारी अथवा दो व्यक्तियों के डीएनए में बेस सीक्वेंस को पता करके उसके बीच में तुलना करके दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट। अर्थात डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है उसको ज्ञात करके दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना ही क्या कहलाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाएगा। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इसका आजकल व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जैसे कोई अगर पैतृक विवाद है, पैतृक विवाद में जैसे किसी संतान के लिए दो दंपति आपस में झगड़ रहे हों, तो वो संतान किसकी है इसका पता हम डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से लगा सकते हैं। या कहीं पर कोई क्राइम हुआ, जैसे कोई हत्या हो गई या रेप हुआ, उस केस में जो व्यक्ति सस्पेक्टेड है क्या वो उसमें इन्वॉल्व था या नहीं, इसका भी पता हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा लगा सकते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट किया कैसे जाता है, तो ध्यान रखना आप लोगों को बताया गया है कि जो मनुष्य में डीएनए होता है वो 99.9% डीएनए जो होता है वह सभी व्यक्तियों में समान होता है। जितने भी प्यूपल्स हैं आपको क्लियर किया गया जा चुका है, 99.9% डीएनए हमारा ऐसा है जो कि एक दूसरे के समान है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, क्योंकि ये भाग कोई प्रोटीन नहीं बनाता, इस भाग का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है, पाया सब में जाता है, लेकिन इसका ये भाग सक्रिय नहीं है अनुवांशिक से। तो 99.9% ऐसा भाग है जो कि सब में समान है और ये नॉन कोडिंग है, जबकि 0.1% डीएनए ऐसा है जो कि किसी प्रोटीन का कोड बनाता है और ये डिफर करता है। 0.1% जो है ये कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए। जो डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है वो नॉन कोडिंग डीएनए का किया जाता है। पहली चीज ध्यान रखना, इसमें डीएनए में जो बेस सीक्वेंस हम लोग ज्ञात करते हैं वो नॉन कोडिंग डीएनए से ज्ञात करेंगे, कोडिंग डीएनए से नहीं ज्ञात करेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे जो ये डीएनए है, तो जब डीएनए को हम कोशिका से पृथक करते हैं तो पहली चीज ध्यान रखना, जब कोशिका से पृथक करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो दो पीक हमें प्राप्त होती हैं इस प्रकार से। ऐसे एक स्थान ऐसा आएगा जहां पर नॉन कोडिंग डीएनए बहुत ज्यादा रहेगा, उस भाग को हम लोग कहेंगे बल्क डीएनए, बल्क डीएनए। और एक स्थान ऐसा आपको मिलेगा, यहाँ पे एक पीक ऐसा मिल रहा है जो कि बहुत ऊंचा जा रहा है, जहां पर ठीक है पीक बहुत ऊंचा जा रहा है वहां पे कौन सा डीएनए है, बल्क डीएनए। और जहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा पीक बहुत छोटी है उस डीएनए को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। फिर से ध्यान देना, जब हम डीएनए को कोशिका से अलग करके
उसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन के समय हमें दो पीक प्राप्त होंगी। एक पीक बहुत हाई होती है, ऊंची होती है, उससे मतलब वहां पे डीएनए की मात्रा ज्यादा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बल्क डीएनए कहेंगे। और एक पीक बहुत छोटी प्राप्त होती है, उस वहां पे डीएनए बहुत कम होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। इसी सैटेलाइट डीएनए का ही हम लोग क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग करेंगे। तो पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि डीएनए फिंगरप्रिंट में नॉन कोडिंग डीएनए के सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करेंगे सैटेलाइट डीएनए का। क्लियर यहां तक? अब देखिए जो ये सैटेलाइट डीएनए है, इसमें वास्तव में होता क्या है कि कुछ बेस सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसी चीज को आप समझ जाएंगे तो बाकी ये प्रोसेस समझना आसान है। जो सैटेलाइट डीएनए मैंने बताया, उस सैटेलाइट डीएनए में क्या है कि कुछ बेस सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मान लेते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये बेस है डीएनए में। यही बेस बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार हो गया, फिर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, फिर से यही रिपीट हुआ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। कोई भी आप बना सकते हैं, इसमें ये नहीं कि हमने जो बनाया वही हो। ये ACGT भी हो सकता है। इस प्रकार से ये जो बेस होते हैं वहां पे सैटेलाइट डीएनए में, वो सैटेलाइट डीएनए में कुछ बेस ऐसे हैं, मतलब बेस का एक ग्रुप है जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो ये यही चीज जो है डीएनए को कुछ यूनिक बनाता है। ये हर व्यक्ति में होगा। ये क्या है, ये रिपीटिशन हर व्यक्ति में होगा। ये चीज क्लियर है। जितने भी व्यक्ति हैं सब में ये सीक्वेंस रिपीट होगा, लेकिन ये सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है यहीं पर, ठीक है, किसी में ये मान लेते हैं जैसे इसमें 4 बार रिपीट हुआ है, तो किसी में ये क्या होगा, 5 बार रिपीट होगा, किसी में हो सकता है कि 2 ही बार रिपीट हुआ। आप समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से इसका रिपीटिशन जो है वो हर व्यक्ति में अलग अलग रहेगा। क्या होगा, अलग अलग होता है। और यही चीज डीएनए को यूनिक बना देती है, जिसके कारण से एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से थोड़ा सा क्या होगा, डिफर करेगा। और इसी की पहचान अगर हम करेंगे तो हम किसी भी व्यक्ति के डीएनए का जब फिंगरप्रिंट निकालेंगे तो उसका संबंध उससे स्थापित कर लेंगे। तो ये चीज पहली चीज क्लियर हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। रिपीट का मतलब तो समझ गए, वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझे कि नहीं? रिपीट का अर्थ यही है, बार बार उसी पुनरावृत्ति हो रही। टेंडम का अर्थ क्या है, अगेन एंड अगेन, बार बार वही चीज। ठीक है। अब ये वेरिएबल है। वेरिएबल किसके लिए कहा जा रहा है, पाया सब में जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। इसी कारण से इसका नाम दिया गया वेरिएबल है। एक व्यक्ति में इसकी रिपीटिशन की संख्या, ठीक है, मान लेते हैं 10 है, 20 है, जो कुछ भी है, तो दूसरे व्यक्ति में वही नहीं होगी, उससे अलग होगी। और इसी से एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे से अलग हो जाएगा। और इसी चीज की पहचान करके हम उसका संबंध स्थान से स्थापित करेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, डीएनए में कुछ पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। जैसे जब डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, तो रिप्लिकेशन के समय जैसे यहाँ पर ये, यहाँ पे जी है, तो जी के स्थान पर क्या हो सकता है, सी आ जाए, और बाकी सब समान ही रहे। तो
अगर किसी व्यक्ति में जब क्या हो रहा था, रिप्लिकेशन हुआ, रिप्लिकेशन के समय हो सकता है कि कहीं पे म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन के थ्रू या किसी अन्य कारण से यहाँ पर ठीक है एक बेस चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक। तो इस तरीके से भी व्यक्ति का डीएनए जो होता है वो एक दूसरे से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ये चाहे आप VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के कारण से एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से कुछ न कुछ क्या होगा, अलग हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसी को आधार मान करके ही डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है और हम दो व्यक्तियों के बीच में ठीक है संबंध को स्थापित कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे पूरा होगा, कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है। आइसोलेशन का अर्थ है डीएनए को अलग करना, विलगित करना। इसके लिए जिस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना, जिस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना हो, उस व्यक्ति के शरीर से एक कोशिका की आवश्यकता हमें है, केवल 1 सेल की आवश्यकता है। बात समझिए कि नहीं? अगर कोई कहीं पे क्राइम भी करता है तो क्राइम वाले स्थान पर उसके शरीर से ठीक है एक बाल भी अगर गिर जाता है, या जो सीमेन होता है जिससे रेप आग के कांड में होता है, तो उससे केवल हमको एक कोशिका चाहिए। वो कोशिका जब हमको मिल जाएगी तो कोशिका मिलने के पश्चात उस कोशिका को हम लोग क्या करेंगे, जैसे वैसे ये प्रोसेस अभी लंबा है तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिए कि जो कोशिका मिली उस कोशिका को हम लोग विघटित करते हैं। अब कैसे करेंगे ये अगले उसमें बताएंगे। उस कोशिका को क्या करेंगे, एंजाइम की सहायता से विघटित कर देंगे। विघटित करने के बाद कोश की तरल से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग डीएनए को अलग कर लेते हैं। क्या कर लिए? डीएनए को अलग कर लेते हैं। जब हमारा डीएनए अलग हो जाता है तो दूसरा चरण स्टार्ट होगा, जिसमें हम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिसे डाइजेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। ये क्रिया एक विशेष एंजाइम की सहायता से किया जाता है, जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को कैंची की तरह काट देता है। समझे कि नहीं? तो इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा हम क्या करेंगे, जो डीएनए हमने अलग किया था उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। इसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट होगा, जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए को कट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम एग्रोज, एक मीडियम होता है पोषक मीडियम एग्रोज, इसी एग्रोज में रख देते हैं। और इसके बाद ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है, थोड़ा सा वहां पे आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होगा, जो डीएनए के टुकड़े हैं वो क्या होंगे, छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। और इनके बीच का जो हाइड्रोजन बंध है, जैसे ये मान लेते हैं 2 टुकड़े होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़ी रहती है। तो ये हाइड्रोजन बंध यहाँ से टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो क्या बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। क्लियर हुए? तो यहाँ पर क्या करना है, जो ठीक है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से जब डीएनए को आपने तोड़ दिया, तोड़ने के पश्चात उस डीएनए को आप ठीक है एक रोल में रखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से उनके बीच के हाइड्रोजन बंध को तोड़ेंगे, और तोड़ने के पश्चात वो एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। अब क्या करना है, बाइंडिंग ऑफ प्रोब।
यहाँ पे प्रोब भी आप देखिए, प्रोब का अर्थ बहुत, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए होता है। क्या होगा? जो प्रोब है, प्रोब क्या है? ये भी, ये प्रोब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव लेबल। रेडियो एक्टिव लेबल का अर्थ है ये डीएनए होता है, लेकिन कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इस पर जो बेस सीक्वेंस होता है वो हमारे इस पर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट पर जो बेस है सेम उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे ये मान लेते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट में, जैसे यहां पर अगर A है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं C है, यहाँ पे G है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं P। यही ठीक है, एक बेस सीक्वेंस है, किस पर है? VNTR पर है। तो हमारा जो प्रोब होगा उस प्रोब, ये प्रोब पर भी इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा बेस सीक्वेंस। जैसे A है तो हमारे प्रोब पर क्या होगा? T। यहां पर अगर C है तो यहाँ पे क्या होगा? G। यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या होगा? C। और यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या होगा? A। तो ये प्रोब हो गया और ये हमारा VNTR है। तो जब आप इस प्रोब को, जो कि VNTR का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, जब उसको आप उसमें ठीक है रखेंगे, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जहां पर ठीक है किया गया है, तो ये क्या होगा? ये जा करके इसी से बंध जाएगा, हाइड्रोजन बंध से बंध जाएगा, नहीं बंध जाएगा। तो जब ये बंध जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? ये प्रोब और VNTR आपस में जुड़ गए, इसी को हम आगे क्या कर लेंगे? ठीक है, अलग करेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिंगरप्रिंट कैसे लिया जाता है? इसको एक्सरे प्लेट पर लिया जाता है और एक्सरे प्लेट पर लेकर के एक्सरे करते हैं। जब एक्सरे करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सफेद स्तंभ है उस सफेद स्तंभ में काली धारियां हमको प्राप्त हो जाती है, और यही क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। अब यहां पर ठीक है, एक एग्जाम्पल की सहायता से देखें। जैसे हमने बताया था अभी आपको कि जो VNTR है, अर्थात जो टेंडम रिपीट है, उनका नंबर हर व्यक्ति में वेरी करता है, वेरिएबल होता है। जैसे ये क्रोमोसोम्स नंबर 3 है, ये 6 है और ये 9। क्लियर है? अब जब डीएनए फिंगरप्रिंट किया गया, मान लेते हैं कि कोई क्राइम हुआ और क्राइम वाले स्थान से किसी व्यक्ति का हमें क्या मिला? कोई कोशिका मिली। उस कोशिका को हम लोगों ने डीएनए निकाला और उसका फिंगरप्रिंट तैयार किया। तो इस तरीके से क्राइम वाले सीन पर जो व्यक्ति था उसका डीएनए फिंगरप्रिंट हमको इस तरीके से मिल गया। अब दो व्यक्ति के ऊपर हमारी शंका है कि यही दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इन्हीं दो व्यक्तियों में से किसी ने एक क्राइम किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका डीएनए फिंगरप्रिंट उन दोनों व्यक्तियों का तैयार करेंगे। अब इसमें से देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा व्यक्ति क्राइम किया है, कौन सा किया है? बी ने किया है, क्योंकि बी में देखिए जो टेंडम रिपीट है, जो ठीक है इसका डीएनए फिंगरप्रिंट है और इसका फिंगरप्रिंट दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब ये व्यक्ति उस क्राइम वाले सीन पर बी ही था, ये नहीं था। तो इस व्यक्ति में अगर देखें तो जो VNTR है, देखिए यहाँ पे 9 पर है, ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ 6 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पर 9 बार रिपीट हुआ है।
इसमें आप देखें यहाँ 8 बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो दोनों व्यक्तियों में क्या हुआ, वही चीज डिफर कर गई। जो क्रोमोसोम संख्या हमने लिया, जैसे 3 या 1 2 आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम से 1 लिया, ठीक है, 2 लिया और क्रोमोसोम 3 लिया, ठीक है। अब तीनों में आप देख लें तो VNTR अलग है, इसमें 9, इसमें 6 बार रिपीट हुआ, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 5 और इसमें 5। और जो क्राइम वाले सीन पर स्थान पर साइट पर था उसका और इसका मैच कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट, इसलिए ये व्यक्ति क्या है, ठीक है, क्राइम किया है। क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे तैयार होगा। तो जिस भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना होता है, उस व्यक्ति के शरीर से हमें एक कोशिका लेनी होती है। उस कोशिका को हम कुछ एंजाइम की सहायता से विकसित करेंगे। विकसित करने के बाद उसकी तरल से डीएनए को अलग करेंगे। अलग करने के बाद डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से उसको छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार करेंगे। फिर इसके बाद जो प्रोब है उस प्रोब को वेंटीआर से जोड़ करके प्रोब वेंटीआर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर इसके बाद एक्सरे करेंगे, जिससे सफेद स्तंभ में काली धारियां प्राप्त होंगी जो उस व्यक्ति की डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाएंगी। ये डीएनए फिंगरप्रिंट हर व्यक्ति में अलग अलग आएगा और इस प्रकार से हम उस व्यक्ति का क्या संबंध है दूसरे व्यक्ति से ये निर्धारित करेंगे। धन्यवाद।